Good morning, all of you. We are doing the unit laws of motion. Laws of motion हम कर रहे हैं. Laws of motion का first chapter we have completed. Laws of motion is your third unit. Today we are starting the second chapter, chapter B of the third unit. And first topic is about friction. कि friction क्या है, क्या होता है, कैसे हम फ्रिक्शन से डील करते हैं, फ्रिक्शन नेसेसरी है, फ्रिक्शन एक एविल भी है, फ्रिक्शन हमारे लिए एडवांटेजेस भी है और फ्रिक्शन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है. फ्रिक्शन के बारे में सब कुछ स्टडी करना होगा. फ्रिक्शन क्यों हमें चाहिए, क्या जरूरत है, कैसे हम फ्रिक्शन को अवॉइड कर सकते हैं, फ्रिक्शन होता क्या है, टाइप्स कितने हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है. तो ये सारी चीजें हमें इस टॉपिक के अंदर अपने आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं किसकी, फ्रिक्शन की. कोई बता सकता है फ्रिक्शन क्या है? यस, एनीबडी फ्रॉम यू? यस, साक्षी, पवन, सुमित, नेहा, इन बच्चों के नाम मुझे याद है अभी जिन्होंने ज्वाइन किया. कोई बताए कि फ्रिक्शन क्या है? ओके, बता रहे हो, लेट मी चेक. अपोजिंग फोर्स. ओके, अपोजिंग फोर्स, ठीक है. अपोजिंग फोर्स किसका, अपोजिंग फोर्स किसके अगेंस्ट अपोजिंग फोर्स? नो, अपोजिंग फोर्स तो आप बोल रहे हो, आई नो. हाँ, दैट मीन्स द मोशन की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसी को हम क्या कह रहे हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. जो बेसिकली हमारे ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा, उसके मोशन को रेस्ट्रिक्ट करेगा, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर ऐसा है तो हमें चाहिए क्यों, समझ रहे हो? जहां से आप अगर बता रहे हो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, फिर भी हमारे लिए जरूरी है. तो सबसे पहले स्टडी करते हैं व्हाट इज फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन क्या है? यस, यू आर राइट, इट इज एन अपोजिंग फोर्स. ये एक अपोजिंग फोर्स है. इट इज एन अपोजिंग फोर्स. क्या करेगा ये? इट विल अपोज द मोशन. so it is an opposing force which opposes the motion. किसका मोशन? किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन हो सकता है. which opposes the motion of an object moving over the other object. एक मिनट बेटा. It is an opposing force which opposes the motion of an object is called force of friction. देखिए कैसे ओपोज करता है. सपोज ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये एक सरफेस है. सरफेस के ऊपर यहाँ पे हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास कितना है, m. अब हम इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में. देखिए दो सरफेसेस होगी, ये एक बॉडी है जो कि दूसरी बॉडी के ऊपर क्या कर रही है, मूव कर रही है. इसका मोशन इज ऑन द सेकेंड बॉडी. ये दोनों सरफेसेस, एक तो ऑब्जेक्ट की सरफेसेस, इस ब्लॉक की सरफेस, दूसरी सपोज ये हॉरिजॉन्टल पे है, सपोज ये हमारे पास एक टेबल है. तो टेबल की सरफेस और इस ऑब्जेक्ट की सरफेस जो कि एक मास ब्लॉक है, मास ब्लॉक और ये दोनों टेबल, दोनों क्या है, कांटेक्ट में है इनकी सरफेस. तो फ्रिक्शन के लिए सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि दो सरफेस का कांटेक्ट इज जरूरी. ठीक है. तो ये देखिए, हाँ सपोज हम इस मास के ब्लॉक को इस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, इसके ऊपर फोर्स लगाना चाहते हैं इस डायरेक्शन में. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगा? अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ऑब्वियसली हम इसका मोशन भी इसी डायरेक्शन में कराना चाहते हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगा. क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, इट विल स्टॉप द मोशन. तो मोशन को स्टॉप करने के लिए इट विल एक्ट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फोर्स अप्लाइड. ये क्लियर है?
तो इसको हम क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज अप्लाइड फोर्स एंड दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अब देखिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज करता है मोशन को। हाउ डू वी कम टू नो? देखिए, एक बॉल है, इसको आप फ्लोर पे जस्ट रोल करा दीजिए। ये बॉल ऐसे रोल करती हुई जाएगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि इसका मोशन क्या हो गया, स्टॉप। ये किस पे आ गई है, रेस्ट पे आ गई है। व्हाई इट इज सो? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बॉल का मोशन इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड दिस बॉल इज कंटिन्यूअसली इन कॉन्टेक्ट विद द फ्लोर। फ्लोर के साथ कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे ये जो फ्लोर है, ये इस बॉल के ऊपर क्या अप्लाई कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है इसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर बॉल का मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो कंटिन्यूअसली ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अपोजिंग इट्स मोशन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके ऊपर लगेगा जो इसके मोशन को अपोज कर रहा है, इसको आगे जाने से रोक रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए कुछ टाइम के बाद ये बॉल का मूवमेंट है, मोशन है, वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे ये शो करता है कि बॉल का कुछ टाइम के बाद जाके स्टॉप हो जाना, रेस्ट पे आ जाना, shows that force of friction comes into play when the two surfaces are in contact and one surface is moving on the other. Here ball is one body and it is rolling on the surface of the floor. तो जो जब दो surfaces contact में है और एक body दूसरी के ऊपर क्या कर रही है, move कर रही है, तो वहाँ पे force of friction comes into play and it is a opposing force. It will oppose the motion of the moving body. Clear है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। नो? नहीं बेटा, क्लियर सब? तो अब बात करते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास कितने टाइप के होते हैं। तो कोई बता सकता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डू वी हैव? आप लोग तो रिवीजन कर रहे हो ना ओल्ड स्टूडेंट्स? नए बच्चों का मैं मान सकती हूँ, आप लोगों का तो रिवीजन हो रहा है ना। तो देखिए, अच्छा कोई बता भी रहा है क्या? नो वन, कोई आंसर नहीं कर रहा है। एकता ने आंसर किया है। स्टैटिक, अच्छा 3 टाइप्स के होते हैं, ओके, मतलब कुछ तो पता है। ओके, नाउ वी कम टू द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज ऑफ योर राइट 3 टाइप्स। कौन कौन सा? फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक से ही पता चल रहा है कि जब कोई बॉडी क्या है, मूव नहीं कर पाई है, तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन होता है उसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकेंड है आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड थर्ड है आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन। इससे समझ गए होंगे काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब अब आपकी बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, तभी उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब उसके पास अब क्या है, वेलोसिटी है। तो जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है तब उसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे स्टैटिक मतलब बॉडी अभी मूव नहीं कर रही है। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन कि यहाँ पे आपकी बॉडी क्या है, जस्ट अबाउट टू मूव, मतलब जस्ट अगर आपने थोड़ा सा और फोर्स लगाया तो ये जस्ट मूव कर जाएगी, लेकिन स्टिल मूव नहीं कर रही है। इट इज एट द वर्ज ऑफ मूविंग, ठीक है, ये जस्ट एज पे है मूव करने के। तो ये 3 टाइप के फ्रिक्शन है, इनको स्टैटिक, फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे क्या है कि जब आपके पास एक बॉडी है, सपोज दिस इज अ बॉडी, कि किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आप इसको मूव करा रहे हो, तो यू आर अप्लाइंग द फोर्स इन दिस डायरेक्शन सो दैट ये इस डायरेक्शन में मूव करे। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। ये फोर्स है, अप्लाइड फोर्स, एंड दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन ए बॉडी क्या करेगी, टेंड्स टू मूव ओवर द अनदर सरफेस या मूव ओवर द अदर बॉडी। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे या तो मूव करने के लिए ट्राई कर रही है, उस टाइम पे जो फ्रिक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको अभी यहाँ पे एक्चुअल मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, बॉडी इज नॉट मूविंग, यहाँ पे स्टेशनरी है ये, आप इसके ऊपर फोर्स लगाए जा रहे हो, बट इट हैज नॉट स्टार्टेड मूविंग, ये इसका मोशन अभी इसमें स्टार्ट नहीं हुआ है, इट इज स्टिल एट रेस्ट। तो उस केस में जो फ्रिक्शन है उसको आप क्या कहोगे, स्टैटिक। देखिए नाम से ही पता चल रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, कि व्हेन योर बॉडी is not moving, motion has not started in the body, you are applying the force on the body in order to move it in this direction, and a force
sorry, a frictional force is coming into play when you are applying the force, but motion has not started in the body, then the friction is known as static friction. एंड स्टैटिक फ्रिक्शन को बेटा आप सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन भी बोलते हो, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। अब इसको सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस फ्रिक्शन की पहली बात तो एक डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा कि किस डायरेक्शन में लगेगा, कितना इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्या इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है? नहीं, डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहते हो उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये क्या हो जाता है? ओरिजिनेट हो जाता है। बात समझे आप? सपोज ये आपके पास एक बॉडी है जिसका मास m है, अब इस मास को आप इस डायरेक्शन में मूव कराना चाहते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फ्रिक्शन यहाँ पे क्रिएट होगा वो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होगा, इस डायरेक्शन में। तो इसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन विल ओरिजिनेट इन दैट डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि जिस डायरेक्शन में आप ऑब्जेक्ट का मोशन कराना चाहते हो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फ्रिक्शन क्या हो जाता है? क्रिएट हो जाता है। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, कि ना तो इसकी कोई डायरेक्शन है ना ही इसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड कैसे नहीं है? अगर आप अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करते हो तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसको डिक्रीज करते हो तो फ्रिक्शन भी क्या रहेगा? कम रहेगा। दैट्स व्हाई स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। कोई डाउट किसी को? ओके अब बात करते हैं कौन से फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे एक लिमिट है कि इस लिमिट से ज्यादा आपने फोर्स लगाया तो बॉडी क्या करेगी? मूव करेगी। लेकिन यहाँ पे भी बेटा एक्चुअल मोशन, लिमिटिंग फ्रिक्शन जब क्रिएट होता है बॉडी के अंदर तो वहां पे भी बॉडी के अंदर मोशन नहीं होता है। तो इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स। ये कौन सा है? ये मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स है। तो मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम होती है। किसके कंपैरिजन में? काइनेटिक और स्टैटिक के कंपैरिजन में इसकी वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन द बॉडी इज एट द एज ऑफ मूविंग, कि आपकी बॉडी जस्ट मूव करने ही वाली है लेकिन मूव अभी किया नहीं है। सपोज आप F फोर्स लगा रहे हो, इस F फोर्स लगाने से जो आपकी बॉडी है वो दैट इज जस्ट अबाउट टू मूव बट हैज नॉट स्टार्टेड मोशन। मतलब अगर आपने इतना फोर्स लगा दिया है तो ये फोर्स जस्ट इनफ से थोड़ा सा कम है। समझ रहे हैं बात को? अगर आपने थोड़ा सा और इसके अंदर फोर्स लगा दिया तो दिस बॉडी विल स्टार्ट मूविंग। लेकिन इस केस में व्हेन बॉडी इज एट द एज ऑफ मूविंग, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। बट लिमिटिंग फ्रिक्शन भी तब अराइज होता है when your body has not started moving but it is at the edge of moving। क्लियर है? तो जो मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स है जब आपकी बॉडी इज अबाउट टू स्टार्ट इन दैट मोशन, दैट फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये क्लियर है? किसी को कोई डाउट लिमिटिंग फ्रिक्शन में? ओके देन आप समझ ही गए होंगे काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है। मैंने आपको बताया था कि जब कोई बॉडी मूव करती है, ये जो बॉल है ये फ्लोर के ऊपर क्या कर रही है? रोल कर रही है, एंड आफ्टर सम टाइम इट्स मोशन हैज बीन स्टॉप्ड। इसका मोशन स्टॉप हो गया है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अब आपकी बॉडी मूव करने लगेगी तो मोशन, फ्रिक्शन ऑफ फोर्स खत्म हो जाएगा इसके ऊपर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो तब भी रहेगा, लेकिन ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है इट इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जब आपके पास कोई बॉडी मूव कर रही है, उसमें मोशन स्टार्ट हो चुका है, उस टाइम जो उसके पास जो फ्रिक्शन है, उसके मोशन को जो अपोज करने के लिए जो फ्रिक्शन वहां पे लग रहा है उस मूविंग बॉडी पे, उसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन। डायनामिक फ्रिक्शन तो कैसे डिफाइन कर सकते हो? इट इज द opposing force that comes into play when one body is actually moving on the another body। कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे क्या कर रही हो? मूव कर रही हो, उस टाइम पे जो फ्रिक्शन
पिक्चर के अंदर आता है दैट फ्रिक्शन इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज आल्सो नोन एज डायनामिक फ्रिक्शन। कोई डाउट किसी को? अगेन काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन सा? एक तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दूसरा रोलिंग फ्रिक्शन। समझ गए होगे? स्लाइड करना मतलब जैसे ये बॉडी है, ये इस सरफेस के ऊपर क्या कर रही है, दूसरी सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रही है। समझ गए? सपोज एक बॉल है या व्हील है, ये क्या करते हैं? रोल करते हैं। तो जो स्लाइडिंग बॉडी, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे स्लाइड कर रही है तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन वहां पे होगा उसको हम क्या कहेंगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। सेकंड, जब एक बॉडी इज स्लाइडिंग सॉरी रोलिंग ऑन द अदर बॉडी, एग्जांपल आप व्हील का ले सकते हो, ठीक है, तो उस केस में जो फ्रिक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन। देखिए बेटा ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन कवर कर लिया है। नाउ वी कम टू द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमने वहां पे जो कोलिजन किया था वहां पे भी इसका छोटा सा कंसेप्ट किया था। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम डिनोट करते हैं, देखिए यहाँ पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसका एक फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या है? कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? जो रिएक्शन है। जैसे सपोज ये आपके पास वेट है इस बॉडी का, ये इसकी सरफेस पे रखी हुई है, तो वेट की वजह से जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और यहाँ पे जो आपके पास रिएक्शन है, इस बॉडी का कुछ रिएक्शन भी होगा, तो रिएक्शन क्या होगा? ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द रिएक्शन। जितना रिएक्शन इन दोनों बॉडीज के बीच में हो रहा है उस रिएक्शन के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ से हमें प्रोपोर्शनलिटी को क्या करना है? रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये आर। तो इस कांस्टेंट को ही हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, या फिर कांस्टेंट हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन एज रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। इन दोनों का रेशियो ही क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है बेटा, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। फर्स्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कि जो ये दोनों सरफेसेस हैं, इन दोनों सरफेसेस जो कांटेक्ट के अंदर है उनका नेचर क्या है। दैट मींस नेचर ऑफ द टू सरफेसेस व्हिच आर इन कांटेक्ट। नेचर का मतलब दोनों सरफेसेस ड्राई हैं, वेट हैं, ठीक है, रफ है और या फिर स्मूथ है, ये आपके पास नेचर रहेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करेगा नेचर के ऊपर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करेगा कि जो ये सरफेस है उसका मटेरियल कैसा है। ठीक है, जो दो सरफेसेस हैं कांटेक्ट के अंदर उनका मटेरियल, तो मटेरियल ऑफ द सरफेसेस व्हिच आर इन कांटेक्ट। थर्ड जो थिंग है वो क्या होगा? कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट, कि जो जो सरफेस है वो जो कांटेक्ट में है उनका टेम्परेचर कितना है, उसके ऊपर भी आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगा? डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट नेचर, सेकंड मटेरियल एंड थर्ड टेम्परेचर, ये थोड़ा सा याद रख ले। क्लियर? आगे चले। अब हमें छोटे छोटे टॉपिक्स करने हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना भी बोले लेकिन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, कि जो हम फ्रिक्शन बार बार स्टडी कर रहे हैं इसका एंगल क्या होगा। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए हम क्या करेंगे? देखिए सपोज ये एक बॉडी है, देखिए मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ क्योंकि टॉपिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन ओनली इम्पोर्टेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और बहुत इजी भी है। ये एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है m और इसके ऊपर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी लग रहा है g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स है वो g है। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो बॉडी है इसका जो वेट है, वेट कितना होगा? mg के इक्वल। तो वेट की वजह से जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जस्ट लाइक दिस। अब ये जो जिस सरफेस के ऊपर ये फोर्स लग रहा है उस सरफेस का रिएक्शन होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, जस्ट लाइक दिस। और यहाँ से अगर हमें इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं इस बॉडी को, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा बेटा वो अलोंग द सरफेस लगेगा, जो दो सरफेस कांटेक्ट में है वो अलोंग दिस सरफेस, जस्ट लाइक दिस। तो ये देखिए सपोज ये रिएक्शन है, ये O है आपके पास, रिएक्शन OA के अलोंग है,
ये जो वेट की वजह से फोर्स लग रहा है, सपोज दिस इज अलोंग ओ बी, ये जो फ्रिक्शन वाला फोर्स है सपोज यहाँ पे एफ है, तो ये ओबी के अलोंग लग रहा है, इसको डॉटेड लाइन से बना दीजिए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर देंगे। ये आपके पास एक पैरेललोग्राम बन जाएगा जस्ट लाइक दिस। ये पॉइंट है सी। तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में हो गया रिएक्शन का फोर्स, एक फोर्स पैरेललोग्राम के इस साइड के अलोंग हो गया फ्रिक्शन का फोर्स। हम ओ से सी को ज्वाइन कर देते हैं जस्ट लाइक दिस। ये हमने ओ से सी को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब ये ओ सी क्या है, डायगोनल है। और पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या स्टडी करते हैं कि दिस ओ सी इज रिजल्टेंट ऑफ टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, मतलब ओ बी प्लस ओ ए। लिख सकते हैं कि OC क्या है, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है, एंड दिस डायगोनल गिव्स अस द रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट, पैरेललोग्राम की दो साइड्स के सम के इक्वल होगा। ये आपको पता है। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, यहां से बस आपको कुछ नहीं निकालना है, ये जो एंगल है आपके पास, ये जो एंगल होगा, इसी एंगल को हम क्या कहेंगे, फोर्स एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। ठीक है, ये AC हो गया, हमने ज्वाइन कर दिया है। अब देखिए इसी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AOC या OAC, यहाँ से अगर आप टेंजेंट थीटा निकालना चाहें तो टेंजेंट थीटा क्या होगा, PBP HHB, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है इस ट्रायंगल के अंदर, देखिए ये थीटा है, तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या आ जाता है, ये साइड AC, और आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या है, OC। क्लियर। तो AC को कैन आई राइट दिस इज अ पैरेललोग्राम, सो AC इज इक्वल टू द OB। तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा को लिख दीजिए, दिस इज AC इज इक्वल टू OB, और ये AC। OB आपके पास क्या है, OB हमारे पास है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और OC आपके पास क्या है, सॉरी OC परपेंडिकुलर ओवर बेस, सॉरी दिस इज बेस, तो बेस आपके पास क्या है, OA। OA, तो OA क्या है बेटा आपके पास, R। तो जो टेंजेंट थीटा है आपके पास वो कितना आ गया है, F ओवर R, ये आ गया। और अब याद करें हमने जब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाला था तो उसमें ये बताया था कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड F इज इक्वल टू म्यू R एंड म्यू इज इक्वल टू F बाई R। यहाँ से भी F बाई R है, यहाँ से भी F बाई R है, तो यहाँ से F बाई R इज इक्वल टू म्यू, एंड फ्रॉम हियर F बाई R इज इक्वल टू थीटा, टेंजेंट थीटा। तो एक साइड अगर इक्वल है तो दूसरी साइड को भी हम इक्वल कर देंगे, तो म्यू इज इक्वल टू द टेंजेंट थीटा। क्लियर है बेटा। तो यहाँ से जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन एनी टू सरफेसेस इन कांटेक्ट इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम। यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। क्लियर, किसी को कोई डाउट एंगल ऑफ फ्रिक्शन में, यस एनी स्टूडेंट इज एनी डाउट, मूव ऑन करें। ओके, देखिए सेकंड इसी तरीके का हमारे पास एक एंगल हम स्टडी करेंगे दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिस्पॉन्स। कि एंगल ऑफ रिस्पॉन्स क्या है। अब एंगल ऑफ रिस्पॉन्स कौन सा एंगल आ गया भाई, अभी तो हमने स्टडी किया था एक एंगल। देखिए ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हम एक प्लेन ले रहे हैं, ये प्लेन जो कि इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलोंग ना होके हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कुछ एंगल बना रहे हैं थीटा। एक इंक्लाइंड प्लेन है विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल है। और ये हमने एक प्लेन लिया है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है बेटा, थीटा। अब इस प्लेन के ऊपर हमने क्या रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका कुछ मास है, और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, मोशन है सपोज। तो ये जो एंगल ऑफ रिस्पॉन्स है ये क्या होगा, यहाँ से इसको थीटा मत लीजिए, इट इज अल्फा, और इसी को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिस्पॉन्स। तो एंगल ऑफ रिस्पॉन्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एंगल ऑफ रिस्पॉन्स इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। देखिए मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बताया था ना मैंने, ये प्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टल के ऊपर इंक्लाइंड है, तो इट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल।
कि हॉरिजॉन्टल के साथ अगर एक प्लेन जितना एंगल बनाता है उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिस्पॉन्स। तो यहाँ से इस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिस्पॉन्स कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक बॉडी प्लेस्ड है, इस बॉडी की वजह से अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ, इस बॉडी के वेट की वजह से जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जस्ट लाइक दिस। अब इसके ऑपोजिट वेट की वजह से जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन रिएक्शन का फोर्स इज जस्ट लाइक दिस। तो ये रिएक्शन का फोर्स हो गया। ये अगर अगर एंगल अल्फा है तो देखिए यहाँ पे हम mg को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। एक तो कंपोनेंट होगा ये, तो अगर ये अगर अल्फा है तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा। तो इसको हम लिखेंगे mg कोस अल्फा। तो इस mg कोस अल्फा के कंपोनेंट के ही परपेंडिकुलर होगा दूसरा कंपोनेंट, जिसको हम लिखेंगे mg साइन अल्फा। क्लियर है? तो देखिए हमने क्या किया, ये जो बॉडी है वो इस प्लेन के ऊपर रखी हुई है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका मोशन है। तो mg बेटा ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा कुछ ऐसे, टुवर्ड्स द ग्रेविटी। तो हमने क्या किया, इस mg को देखिए रिजल्टेंट है किसी का, तो दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया, mg कोस अल्फा एंड mg साइन अल्फा। तो mg कोस अल्फा और mg के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, अल्फा होगा। ठीक है, जितना यहाँ पे एंगल है। तो ये देखिए यहाँ से r किसके इक्वल एंड अपोजिट है, या r किसको बैलेंस कर रहा है, mg कोस अल्फा को। तो यहाँ से r किसके इक्वल हो जाएगा, mg कोस अल्फा के। और ये देखिए mg साइन अल्फा, मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और बॉडी का जो मोशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो मोशन अगर इस डायरेक्शन में, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, लाइक दिस। तो यहाँ से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसको बैलेंस कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज बैलेंसिंग द mg साइन अल्फा। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बताएं बेटा, जो बाद में आ रहे हैं प्लीज अपनी प्रेजेंट मार्क कर दें। कोई डाउट? नो? ओके। अब देखें, ये हो गया f और ये हो गया r। अब हमें सिंपली क्या करना है, ये फर्स्ट और ये आपके पास सेकेंड, f को r से डिवाइड कर दो, कुछ नहीं करना। f को r से डिवाइड कर दिया, देखिए दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड कर दिया है। f क्या है, f की राइट हैंड साइड इज mg साइन अल्फा, r की राइट हैंड साइड इज mg कोस अल्फा। क्लियर? mg से mg कैंसिल, साइन थीटा और कोस थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा ओवर कोस थीटा बनेगा आपके पास। देखिए थीटा नहीं है, अल्फा है, तो ये आपके पास बन जाएगा टेंजेंट अल्फा। क्लियर? अब देखें, अभी हमने निकाला था कि यहाँ से f बाई आर किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू के इक्वल, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल। अभी तो हमने निकाला था, तो ये आ गया म्यू। अब हमने पीछे ही रिजल्ट किया था कि टेंजेंट थीटा भी किसके इक्वल था, म्यू के इक्वल। ये एंगल ऑफ रिस्पॉन्स है, तो ये एंगल ऑफ क्या था, फ्रिक्शन था। तो यहाँ से देखें दोनों ही म्यू म्यू के इक्वल है, तो यहाँ से दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, अल्फा इज इक्वल टू थीटा। ये आपके पास रिजल्ट है। कोई डाउट किसी को? नो? आगे मूव करें फिर? ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। बस एक छोटा सा टॉपिक और है, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी, acceleration of a body down a rough inclined plane। कि एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है, उसके ऊपर एक बॉडी है और उसके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ से आपके पास ये एक प्लेन है जो कि इंक्लाइंड है, किसके ऊपर, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। और यहाँ पे जो ये थीटा है ना बेटा, ये थीटा ग्रेटर है किससे, एंगल ऑफ रिस्पॉन्स अल्फा से, याद रखें। तो यहाँ पे देखें, ये एक बॉडी है जस्ट लाइक दिस। इस बॉडी के ऊपर जो वेट की वजह से जो फोर्स लगेगा दैट वुड बी इन दिस डायरेक्शन, mg। अब जो रिएक्शन का फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, r।
यहाँ पे रिएक्शन के ऑपोजिट जो होगा वो होगा mg का कोस कंपोनेंट mg कोस थीटा। यहाँ पे अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा। इस डायरेक्शन के अलोंग हमारे पास जो mg का कौन सा कंपोनेंट होगा mg साइन थीटा, जो कि किसको बैलेंस करेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को। ये आपको पता है तो ये मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे r है वो क्या है mg कोस थीटा को बैलेंस कर रहा है, f जो है वो किसको बैलेंस कर रहा है mg साइन थीटा को। लेकिन यहाँ पे देखिए वहां पे क्या था एंगल ऑफ रिस्पॉन्स में और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के अंदर, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी की। बॉडी जो है वो उसके अंदर क्या क्रिएट हो रहा है एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है। बात समझ रहे हो कौन सी डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, ठीक है एक्सेलरेशन भी है और बॉडी का कुछ मास भी है। तो कहना इसे इस डायरेक्शन में इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स लग रहा होगा किसके इक्वल स्मॉल एफ से डिनोट कर लेते हैं एम ए के इक्वल। ये चीज समझ आई, कल भी हमने किया था ऐसी चीज। तो यहाँ पे नेट फोर्स ऑन द बॉडी, और इस बॉडी का जो मोशन है वो क्या है डाउन द प्लेन। तो डाउन द इंक्लाइंड प्लेन कि जो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जो बॉडी है वो डाउनवर्ड मोशन में है, उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा इस F इज इक्वल टू एम ए के इक्वल होगा। तो देखिए नेट फोर्स है F और ये किसके इक्वल है ये इक्वल है, देखिए ये तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है लेकिन एक अपवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स है, ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो और ये वाला फोर्स जो है mg साइन थीटा ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है। तो नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना होगा, ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन के जो ऑपोजिट फोर्स है फ्रिक्शन उसको माइनस करना पड़ेगा। तो mg साइन थीटा में से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को माइनस कर देंगे तो ये नेट फोर्स मिल जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना है ma, ये कितना है mg साइन थीटा और हमें f को लिखना है। f क्या है हमारे पास, f है हमारे पास हमें पता है म्यू इज इक्वल टू एफ बाई आर होता है। यहाँ से एफ की वैल्यू को निकालना चाहे तो एफ हमारे पास आ जाएगा म्यू आर, ठीक है। और ये बॉडी स्टेशनरी नहीं है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो कौन सा होगा काइनेटिक कोफिशिएंट। काइनेटिक के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे एफ लिखेंगे म्यू के और ये हो जाएगा आर। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस इज म्यू के आर। क्लियर बेटा, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू ये है, यहाँ से रख दीजिए आर की वैल्यू तो ये आ जाएगा सिंपली एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के और आर क्या है एम जी कॉस थीटा। देखिए बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन है, कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन इसके ऊपर नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है और यहाँ पे भी m है, कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हो। तो a आपके पास क्या है, a यहाँ से g है और यहाँ से भी g है, टेक g कॉमन, g कॉमन आ गया, यहाँ से वी आर लेफ्ट विद साइन थीटा एंड यहाँ से वी आर लेफ्ट विद g cos थीटा, सॉरी g नहीं म्यू के cos थीटा। तो यहाँ से आप देखिए एक्सेलरेशन जो है वो क्या है g से तो कम है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज सिंपली लेस देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हमेशा याद रखिए कि जब भी एक बॉडी का एक्सेलरेशन होगा डाउन द प्लेन तो उस केस में जो बॉडी के अंदर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है दैट इज ऑलवेज लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई डाउट बेटा किसी को, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो क्वेश्चन बन के आपके सामने आ जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कब किया था क्या किया था। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन कि वाई फ्रिक्शन इज, फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए थ्योरी टॉपिक है। फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल, देखिए नेसेसरी भी लगा रहे हैं और इविल भी बोल रहे हैं कि फ्रिक्शन क्या है एक नेसेसरी इविल है। नेसेसरी क्यों है और इविल क्यों है यही हमें समझना है। अब फ्रिक्शन आप सब समझते हो कि फ्रिक्शन क्या है, friction is an opposing force which opposes the motion of a body which is moving on the surface of another body, इसी को फ्रिक्शन कहते हैं। अब फ्रिक्शन बेटा सबसे पहले नेसेसरी क्यों है, तो अगर हम फ्रिक्शन को नेसेसरी बता रहे हैं दैट मीन्स वी हैव टू टेल द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन की क्या बतानी पड़ेंगी एडवांटेजेस बतानी पड़ेंगी। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है फ्रिक्शन की, देखिए फ्रिक्शन अगर नहीं होगा तो वी कैन नॉट वॉक ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर हम वॉक ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा
कोई भी दो सरफेस है, दे विल नॉट स्टिक टू ईच अदर. इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, नो टू सरफेसेस विल स्टिक टू ईच अदर. देखिए मैंने बताया आपको, ये इजी सा टॉपिक है, थ्योरी टॉपिक है, आप चाहे तो उसको खुद भी कर सकते हैं. जब आप ब्रेक्स अप्लाई करते हो और ब्रेक्स अप्लाई करने की वजह से व्हीकल क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ब्रेक अप्लाई करने की वजह से आपका व्हीकल भी स्टॉप नहीं होगा. एंड यू कैन imagine कि if you are applying, you are supposed to take the brakes and you have applied the brakes but brakes has not worked, तो उस केस में क्या होगा, you can imagine. फोर्थ जो है वो क्या होगा, जो नट्स एंड बोल्ट्स है, नट्स एंड बोल्ट्स आप सबको पता है, नट्स एंड बोल्ट्स पे ही पूरी मशीनरी क्या करती है, होल्ड करती है. तो नट्स एंड बोल्ट्स फॉर होल्डिंग द पार्ट्स ऑफ मशीनरी, वो भी वहां पे वर्क नहीं करेंगे. तो ये है आपके पास. राइटिंग ऑन द बोर्ड इज नॉट पॉसिबल. सपोज यू आर राइटिंग ऑन द बोर्ड विद अ चोक, सो इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. दूसरा क्या है कि मशीन्स के अंदर जो मोशन है, मोशन जो है वो मशीन में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर करता है. तो विदाउट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, this transfer of motion from one part of machine to the another part of machine is also not possible. ठीक है, तो ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे आप ये प्रूव कर सकते हो कि हमें फ्रिक्शन की जरूरत है. फ्रिक्शन हमारे लिए क्या है, नेसेसरी है. देखिए फ्रिक्शन अगर नहीं होगा तो आप एक मैच बॉक्स से, मैच स्टिक से एक मैच बॉक्स आप क्या नहीं कर पाओगे, मैच स्टिक एंड मैच बॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है और आपकी जो मैच स्टिक है वो फायर कैच कर जाती है, वो भी पॉसिबल नहीं होगा विदाउट द फ्रिक्शन. तो ये तो थी कुछ एडवांटेजेस आपके फ्रिक्शन की. डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं बेटा, फ्रिक्शन की वजह से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में है वहां पे हीट क्रिएट होती है, तो वो हीट क्या है, अनवांटेड है. दूसरा क्या बोल सकते हो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा ही रिलेटिव मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा. और वी कैन से कि मूविंग बॉडी के मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए. तो यहां से इस केस में आप क्या बता सकते हो कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या है, इविल है. तो इविल जब बताओगे तो क्या बताओगे, डिसएडवांटेजेस ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो फर्स्ट क्या है, इट अपोजेस द मोशन. देखिए मैं यहाँ पे अपोज द मोशन लिख रही हूँ, आप इसको पूरा एक्सप्लेन करके लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि मोशन को अपोज करता है. अपोज करने से क्या होता है, हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, मोशन में लाने के लिए, और वो क्या है, नेसेसरी, अननेसेसरी वेस्टेज है किसका, एनर्जी का. दूसरा आप क्या बताते हो कि फ्रिक्शन की वजह से वियर एंड टियर ऑफ द मशीनरी पार्ट्स जो कांटेक्ट में है उनके अंदर वियर एंड टियर क्रिएट हो जाता है, मतलब टूट फूट हो जाती है. थर्ड आप क्या बता सकते हो कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है, इट क्रिएट्स हीट बिटवीन द टू बॉडीज विच आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर. तो हीट क्रिएट होती है जो कि क्या है, क्या क्रिएट करेगा, मशीनरी के लिए डैमेज क्रिएट करेगा और उनकी एफिशिएंसी को भी डाउन करेगा. सो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जिनसे आप ये बता सकते हो कि फ्रिक्शन जो है दैट एक्ट्स एज ए एविल ऑल्सो. अब एक बात बताए, क्या हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, यस एनीवन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को चेंज किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है, यस रिड्यूस किया जा सकता है. कैसे, बाय पॉलिशिंग. पढ़ा होगा ना कि पॉलिश से क्या हो जाता है, सरफेसेस स्मूथ हो जाती है. सो बाय पॉलिशिंग वी कैन मेक द सरफेसेस स्मूथ विच आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर. तो उससे फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो एक तो मेथड हो गया टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इज पॉलिशिंग. दूसरा क्या है, लुब्रिकेशन, बाय लुब्रिकेशन. अब ये लुब्रिकेशन क्या होता है मैम, लुब्रिकेशन क्या होता है बेटा, हम लोग लुब्रिकेटिंग ऑयल्स यूज करते हैं, जैसे ऑयल लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं, जस्ट लाइक आपके पास ऑयल हो गया, मोबिल ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, ठीक है. तो इनसे क्या करते हैं, जैसे सरफेसेस होती है, सरफेसेस के अंदर इरेगुलरिटीज होती हैं. जो आपको एक स्मूथ सरफेस दिख रहा है ना, उसके अंदर भी ऐसे इरेगुलरिटीज होती हैं जो कि नेकेड आई से देखना इज नॉट पॉसिबल, बट यस विद द हेल्प ऑफ
सम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जस्ट लाइक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उससे आपकी सरफेस के अंदर जो इरेगुलरिटीज होती हैं उनको आप देख सकते हो। तो जब दूसरी सरफेस आएगी तो वो कुछ ऐसे इन इरेगुलरिटीज के अंदर क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। तो यहाँ पे किसी की वजह से क्या क्रिएट होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है। तो इन इरेगुलरिटीज को फिल कर देंगे हम किसके साथ, लुब्रिकेंट्स के साथ, जस्ट लाइक ऑयल और ग्रीस। तो उससे एक सरफेस क्या हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी और लुब्रिकेशन फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जैसे मटेरियल्स जो हम सेलेक्ट करते हैं उनका सिलेक्शन क्या होना चाहिए, प्रॉपर। सो बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स, ये भी है क्योंकि फ्रिक्शन मैंने आपको बताया था किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर। फोर्थ आप क्या कर सकते हो, बाय स्ट्रीम लाइनिंग, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बाय स्ट्रीम लाइनिंग। स्ट्रीम लाइनिंग शेप क्यों देते हैं, आपको पता है जो गाड़ियों की शेप है वो रेक्टेंगुलर में शेप में क्यों नहीं दे देते हैं, स्क्वायर बॉक्स में क्यों नहीं दे देते हैं, ऐसा ही कुछ क्यों देते हैं, ऐसे कुछ शेप होते हैं ना हमारी गाड़ियों की, सॉरी ऐसे ही कुछ होता है। तो ये जो शेप है ये स्ट्रीम लाइनिंग शेप है। आपने देखा होगा एरोप्लेन की भी शेप कुछ ऐसे ही होती है, ठीक है, जेट प्लेन्स की भी शेप ऐसे ही होती है। तो इनकी शेप ऐसी स्ट्रीमलाइंड क्यों होती है, वो होता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए। ऐसी शेप की वजह से जो मूविंग एयर है वो ऐसे होगी, तो मूविंग एयर देखिए बिल्कुल कांटेक्ट में होगी, यहाँ से मूविंग एयर क्या कर जाती है, पास ऑन कर जाती है इनके ऊपर से। तो एयर की वजह से जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, कम होता है। क्लियर है बेटा। तो ये आपके पास कुछ मेथड्स थे जिनसे हम क्या कर सकते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर है बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्लियर है। सो इफ क्वेश्चन कम्स कि डिफाइन फ्रिक्शन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस, ठीक है, then what is coefficient of friction, how many types of friction do we have, why friction is necessary, why friction is disadvantageous to us, तो ये आप क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बुक से आप स्टडी करोगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास टाइम है तो हमारा जो टॉपिक था रॉकेट वाला वो हम यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। आगे चले, कोई डाउट नहीं ना यहाँ तक। देखिए मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो थर्ड चैप्टर है उसके ए पार्ट में या फर्स्ट पार्ट में एक टॉपिक रह गया था, दैट इज रॉकेट प्रोपल्शन। कि रॉकेट्स का आप ये भी बोल सकते हो फ्लाइट ऑफ ए रॉकेट, फ्लाइट ऑफ अ रॉकेट। ये हमें स्टडी करना है कि जब एक रॉकेट है वो फ्लाइट लेता है, टेक ऑफ लेता है, तो उस केस में उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगते हैं, उसका मास कैसे चेंज होता है, कैसे वेलोसिटीज चेंज होती है, ये हमें स्टडी करना है। तो आई एम मेकिंग 3 डायग्राम्स। देखिए ये आपके पास एक रॉकेट है, ठीक है बेटा, देखिए ये फ्लाइट ले रहा है जस्ट लाइक दिस, डोंट लाफ, आई नो डायग्राम देखिए ऐसे ही है। देखिए रॉकेट के यहाँ पे हमने नोजल लगाया है, इस नोजल में क्या होता है, पहले बात तो ये समझिए जो रॉकेट है उस रॉकेट के अंदर बेटा हम फ्यूल भी डालते हैं, मोस्टली फ्यूल ही होता है, प्लस जो कंटेनर वगैरह का मास है वो। तो रॉकेट के अंदर मोस्टली हम लोग फ्यूल फिल करते हैं। तो अगर हम रॉकेट का मास की बात करें तो रॉकेट के मास के अंदर फ्यूल का भी मास क्या होगा, कंसीडर होगा। तो थोड़ी सी चीज, छोटी सी चीज ये समझिए कि जब ये रॉकेट है वो टेक ऑफ लेगा तो जो गैसेस, जो फ्यूल है वो क्या करेगा, बर्न करेगा कंबशन चैम्बर के अंदर। कंबशन चैम्बर क्या होता है, जहाँ पे फ्यूल का कंबशन होता है उसको बोलते हैं कंबशन चैम्बर। तो कंबशन चैम्बर के अंदर कंटिन्यूअसली ये जो फ्यूल है वो क्या होगा, बर्न्ट होगा। बर्न्ट होने से जो गैसेस वहां पे एग्जॉस्ट गैसेस, एग्जॉशन होगा गैसेस का, मतलब उनको एग्जॉस्ट करने के लिए, लीक आउट करने के लिए, बाहर जाने के लिए एक पाथ चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये ओपनिंग लगाई है कि इसमें से गैसेस क्या होंगे, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसको फ्यूल चाहिए कंटिन्यूअसली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए। तो वो फ्यूल जो है वो कंबशन चैम्बर के अंदर कंटिन्यूअसली बर्न होता रहेगा, और बर्निंग से, बर्निंग ऑफ द फ्यूल से वहां पे क्या क्रिएट होंगी, गैसेस क्रिएट होंगी। तो वो गैसेस एक तरह से क्या है, टोटली एग्जॉस्टेड है। तो उन गैसेस का इन ओपनिंग नोजल के थ्रू वो क्या हो जाएंगी,
मूव करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो गैसेस की जो वेलोसिटी होगी मूव करने की उसको हम vg से शो करते हैं, और ये मेनली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और जो रॉकेट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इस चीज में किसी को कोई प्रॉब्लम? तो एक चीज आप देखें, जो ये रॉकेट का जो मास है बेटा वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। क्यों हो रहा है वेरी? क्योंकि पहले सपोज इसका मास m0 था, फिर गैसेस बर्न हो गई है, तो गैसेस सॉरी फ्यूल बर्न हो रहा है, तो फ्यूल कंटिन्यूअसली बर्न हो रहा है, और बर्न होके जो गैसेस निकल रही हैं वो एग्जॉस्ट हो रही हैं, इस ओपनिंग के थ्रू बाहर आ जा रही हैं। तो इसका मतलब जो फ्यूल की वजह से, फ्यूल के बर्न होने की वजह से धीरे धीरे इसका मास क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और आपने एक रिलेशन पढ़ा था P इज इक्वल टू mv, स्टडी किया था, मतलब लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अगर हम लीनियर मोमेंटम को कांस्टेंट रख लें, तो सपोज कांस्टेंट रख लिया, 1 रख लिया, दिस इज इक्वल टू mv। यहाँ से m है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, और वी कैन से v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। तो एक चीज देखें, मास अगर धीरे धीरे कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि फ्यूल बर्न हो रहा है, एंड फ्यूल इज अ पार्ट ऑफ मास ऑफ रॉकेट। समझ रहे हो? फ्यूल को किसके अंदर रखा है आपने? रॉकेट के अंदर रखा हुआ है। तो फ्यूल अगर धीरे धीरे जल रहा है, बर्न हो रहा है, तो मतलब फ्यूल की वजह से जो मास था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो मास अगर कम हो रहा है तो वेलोसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज। तो ये याद रखिए, अगर कंप्लीट टोटल मास को हम m ले लें, और इस m मास में से स्मॉल स्मॉल मास, मतलब जो फ्यूल की वजह से स्मॉल स्मॉल मास अगर कम होता जा रहा है, तो अगर इनिशियल में वेलोसिटी v ले ले, तो उसमें स्मॉल स्मॉल वेलोसिटी dv क्या होती जाएगी, ऐड होती जाएगी। ये चीज सबको क्लियर है कि मास अगर कम है तो वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। अगर मास ज्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, कम। तो जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता जाएगा तो इसका मास विल डिक्रीज एंड वेलोसिटी विल इंक्रीज। अगर ये चीज समझ आ गई तो आपका पूरा रॉकेट समझ आ गया। देखिए, हमेशा ही बच्चों को रॉकेट में हमेशा प्रॉब्लम रही है, तो जहां पे भी प्रॉब्लम हो प्लीज पूछ ले, ये हेजिटेट नहीं करे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये अगर कंसेप्ट समझ आ गया तो एवरीथिंग विल बी क्लियर। अब बात करते हैं जो मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 डायग्राम्स बनाएंगे। आप लोगों का लेक्चर तो नहीं है ना नेक्स्ट? मेरा ही लेक्चर होता है? नहीं, मेरा लेक्चर नहीं होता है। मेडिकल वालों का कोई लेक्चर है नेक्स्ट? कोई लेक्चर नहीं है ना? वेरी गुड, कंटिन्यू करते हैं। तो देखें, अब हम कुछ डायग्राम्स बनाते हैं रॉकेट का। समझ आ गया ना? हमें ये स्टडी करना है कि जब रॉकेट लास्ट में उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, वेलोसिटी के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखें, ये रॉकेट है, एक रॉकेट जस्ट लाइक दिस। ये आपके पास नोजल है, ओपनिंग है जिसमें से गैसेस क्या करेंगी, आउट होंगी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रॉकेट की फ्लाइट को कंसीडर कर रहे हैं जो कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। यहाँ पे ये जो फर्स्ट कंडीशन है, दिस इज एट टाइम t इक्वल टू 0। जब इसने फ्लाइट ली है और टाइम कितना है, 0 है, तो उस टाइम पे बेटा इस रॉकेट का मास कितना है, m0। मैंने ये बताया था कि जो मास है वो कंबाइंड सिस्टम है। किसका कंबाइंड मास है, किसका, इस रॉकेट का। रॉकेट के अंदर जो दूसरे मशीनरी है वो, जो आपके कंबशन चैम्बर है, फ्यूल का जो चैम्बर है, उन सब का जो मास है प्लस फ्यूल, टोटल कितना है, m0 है, ठीक है। ये वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है किस वेलोसिटी से, v0 से, और ये कब है, t इक्वल टू 0 टाइम पे। तभी देखिए यहाँ पे मैंने गैसेस को नहीं शो किया है। अब दूसरी कंडीशन बनाते हैं इसी रॉकेट की। अब ये क्या कर रहा है, ये टाइम t इक्वल टू 0 नहीं है, ये टाइम t इक्वल टू t है, मतलब कोई भी इंस्टेंट t के ऊपर इस रॉकेट का मास जो है, अब देखिए m0 नहीं है, कितना है, m है, इसकी वेलोसिटी क्या है, v है। और यहाँ पे ये देखिए गैसेस जो है एट टाइम t इक्वल टू t, ये जब फ्लाइट ऊपर जा रही है, रॉकेट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे फ्यूल ऑब्वियसली जो कंबशन चैम्बर है उसके अंदर बर्न हुआ होगा, क्योंकि इसको अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट करने के लिए कंटिन्यूअसली एनर्जी चाहिए, जो इस रॉकेट को कहाँ से मिलेगी, फ्यूल से मिलेगी। तो फ्यूल होगा तो वो फ्यूल कंबशन चैम्बर के अंदर बर्न होगा,
बर्न होने से ही वहां पे एनर्जी क्रिएट होगी, और फ्यूल बर्न होने के बाद जो एग्जॉस्ट होगा वो क्या होंगी, गैसेस, जो वो कुछ ऐसे क्या कर जाएंगी, इस नोजल के थ्रू बाहर आ जाएंगी। और ये जो गैसेस बाहर आ रही हैं बेटा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही हैं, देख रहे हो आप, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगी गैसेस विद वेलोसिटी vg। क्लियर है? तो एग्जॉस्ट गैसेस की जो डायरेक्शन है वो क्या है, रॉकेट की जो वेलोसिटी, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में रॉकेट मूव कर रहा है, और ये जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है विद वेलोसिटी vg। एंड एग्जॉस्ट गैसेस की वेलोसिटी इज अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। ये चीज समझ आई? अब क्या हो रहा है कि स्मॉल टाइम dt के अंदर, सपोज ये t टाइम पे ये मास है और ये वेलोसिटी है और ये गैसेस है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लीक आउट कर रही हैं, इसके कुछ टाइम बाद, dt टाइम बाद, एंड दिस dt टाइम इज वेरी स्मॉल, कितना स्मॉल कि ऑलमोस्ट अप्रोचिंग टू जीरो। तो dt टाइम में भी कुछ फ्यूल तो बेटा बर्न हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत फास्ट प्रोसेस है, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो जो फ्यूल है वो जिस रेट से बर्न आउट हो रहा है वो बहुत फास्ट रेट है, तो dt टाइम में भी कुछ ना कुछ फ्यूल बर्न हुआ होगा। जो फ्यूल बर्न हुआ है उसका भी कुछ मास होगा, तो उसका मास अगर हम dm ले लें तो क्या होगा कि जो थर्ड स्टेज हम बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे कि देखिए यहाँ पे ये अगेन गैसेस लीक आउट हो रही हैं विद वेलोसिटी अगेन vg, और यहाँ पे अब इसका जो मास अगर यहाँ पे m था तो बेटा यहाँ पे m तो रहेगा नहीं, इस m से कुछ कम होगा, और कितना कम होगा, dm मास इसमें से डिक्रीज हो जाएगा। समझ आ गया? अब यहाँ पे अगर वेलोसिटी v थी तो मैंने आपको बताया है वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मास कम हुआ है तो पक्का वेलोसिटी क्या हुई होगी, इंक्रीज हुई होगी। तो पहले अगर यहाँ पे वेलोसिटी v थी तो यहाँ पे वेलोसिटी अब इंक्रीज हो गई है, और इंक्रीज होके कितनी हो गई है, v प्लस dv हो गई है। इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताएं, कोई भी स्टूडेंट अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। देखिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बोल सकती हूँ कि एग्जाम में आ सकता है, सीधा बोल रही हूँ मैं। ओके, अब देखिए ये 3 केसेस है आपके रॉकेट के। अब अगर थर्ड केस भी आप बनाना चाहे तो उसमें बना लेंगे, मास में से अगेन dm क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वेलोसिटी में dm क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन ये टाइम कितना लिखे हम, पहले तो टाइम t था, इस t के थोड़े से टाइम बाद, मतलब यहाँ पे t में हम क्या कर देंगे, dt। तो आई होप आप समझ गए होगे, नेक्स्ट स्टेज जो आएगा वो t प्लस dt हो जाएगा, मास m माइनस dm हो जाएगा, क्योंकि dm से फिर डिक्रीज हो गया है कितने टाइम में, dt टाइम में, और वेलोसिटी अगेन dv से क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ये तीनों केसेस हैं आपके पास, अब इनको समझते हैं। अब हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, हम इसमें प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे, जो क्या कहता है कि इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल लीनियर मोमेंटम, यही कहता है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इनिशियल एम नोट क्या था, एम नोट आपके पास क्या था, इनिशियल मास था। क्लियर? वी नोट क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी थी। क्लियर? एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी मास कितना है, सपोज मास है कितना, m, थोड़ा सा पेशेंस रखें, बस अभी खत्म कर देंगे इसको। एनी टाइम t के ऊपर मास कितना है, m, उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, v। ओके, v इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द रॉकेट, ये हो गया। अब हम ये देखें कि जो गैसेस है वो एस्केप आउट कर रही हैं, गैसेस ये क्या कर गई हैं, एस्केप कर गई हैं। तो इन गैसेस, ये जो गैसेस है वो फ्यूल के बर्न होने की वजह से आई है, तो इसका मतलब फ्यूल बर्न हुआ है तो मास कम हुआ होगा, तो हम बोल सकते हैं ये जो m है ये m नोट से कम होगा, तो क्लियरली m इज लेस देन m नोट। ये क्लियर है? अब देखें कि स्मॉल टाइम dt के अंदर dm मास क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, और वेलोसिटी जो है वो dv वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, कितने टाइम में, dt टाइम में। ये आप याद रखें। vg यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ गैसेस है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, या vg इज द वेलोसिटी ऑफ द गैसेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये थ्योरी आपको समझ में आ गई कि ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कंसीडर की हैं। अब हम क्या लगाएंगे, यहाँ से प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे।
कि ये जो कंडीशन थी ये वाली कि इसमें लीनियर मोमेंटम कितना है और इसमें लीनियर मोमेंटम कितना है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जब लीनियर मोमेंटम हम इस कंडीशन में लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, जब मास कितना है m, ठीक है, और किस वेलोसिटी से ये रॉकेट मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से, ठीक है। तो द लीनियर मोमेंटम ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम t, ये this must be equal to the mass of rocket this much, velocity of rocket this much and at time this much। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मास कितना है, ये देखिए ये रॉकेट का मास है m माइनस dm, जो कि क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, ठीक है। तो m माइनस dm मास तो हो गया किसका, रॉकेट का, जिसकी वेलोसिटी कितनी है, v प्लस dv। ये चीज समझ आई। लेकिन एक चीज और हमें देखनी है कि ये जो m माइनस dm मास है वो है जो अभी रॉकेट के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन ये जो dm मास है वो फ्यूल क्या हो गया है, बर्न हो गया है, और जो क्या बोल सकते हैं कि गैसेस में कन्वर्ट हो गया है। तो इस मास के साथ एक और मास भी हम लिखेंगे, कौन से वाला, dm मास, जो कि फ्यूल का मास है, जो कि क्या हो चुका है, बर्नड आउट हो चुका है। तो उस मास को भी तो कंसिडर करेंगे। तो यहाँ से लीनियर मोमेंटम उसके लिए भी लिखेंगे ऑफ मास dm, और ये किसका है, एग्जॉस्ट गैसेस का, जो किस वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, विद vg। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, ये हमने कैसे लिखा, आ गया समझ। यस, dm इंटू वीजी क्यों लिखा, समझ आ गया ना, क्योंकि dm क्या है, जो बर्न आउट गैसेस है उनका मास है, और उनकी वेलोसिटी क्या है, vg। क्योंकि हमें यहाँ पे टोटल सिस्टम की बात कर रहे हैं, रॉकेट की भी बात करेंगे, प्लस जो गैसेस है वो मिलके क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं। तो ये हमारे पास इनिशियल लीनियर मोमेंटम हो गया, ये फाइनल लीनियर मोमेंटम हो गया। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यही कहता है कि इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू द फाइनल लीनियर मोमेंटम। बस अब हमें इसको क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व कीजिए, एक बार ध्यान से कीजिए, एम बी, अब यहाँ से डीवी से भी करेंगे डीएम को, तो ये हो जाएगा डीवी और आपके पास डीएम, यही होगा ना। देखिए ये हमने ओके, पहले हमने v के साथ मल्टीप्लाई किया m का, ओके। अब v के साथ आप मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपके पास हो जाएगा v dm, ओके। अब m के साथ मल्टीप्लाई कीजिए dv का, तो ये बन गया m dv, और यहाँ से क्या हो गया, माइनस dm dv, क्लियर। और यहाँ से सिंपली क्या आ जाएगा, dm vg। अब देखिए ये mv से mv तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बेटा dm और dv क्या है, बहुत स्मॉल है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। तो इसको सिंपली आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये सिंपली आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा m dv माइनस v dm, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे माइनस आएगा क्या, ओके, माइनस वीजी आएगा बेटा। माइनस वीजी क्यों, क्योंकि जो गैसेस की वेलोसिटी है वो रॉकेट की वेलोसिटी के ऑपोजिट है, तो यहाँ से हम माइनस लगाएंगे, तो ये आपके पास माइनस होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, समझ गए ना हमने वीजी को माइनस क्यों लिया है, बिकॉज दिस वीजी इज ऑपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, तो यहाँ पे इसलिए हमने माइनस वीजी लगाया है। तो देखिए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम डी वी इज इक्वल टू, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास वी डी एम प्लस ये हो जाएगा डी एम वी जी, यहाँ से डी एम कॉमन ले सकते हो, तो ये डी एम कॉमन वी प्लस वी जी, एंड ये आपके पास हो गया एम डी वी। ये इक्वेशन क्लियर है, बस इसी इक्वेशन से हमारा सारा काम हो जाएगा। अगर समझ आ गया है तो बताएं, और कोई प्रॉब्लम है तो भी बताएं। नो, ओके। ओके देखिए, अब नहीं प्रॉब्लम है तो अच्छी बात है। ये देखिए, ये v प्लस वीजी को हम क्या रखेंगे, v प्लस वीजी को हम रख देंगे माइनस यू, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए भी। और दूसरा आप ये समझे कि ये जो v प्लस वीजी है, आपको पता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट a विद रिस्पेक्ट टू b, उसको हम क्या लिखते थे, ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस, किसके रेस्पेक्ट में, रॉकेट के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जब हमारे पास
दो ऑब्जेक्ट होते थे और उनकी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी हम निकालते थे तो क्या लिखते थे, va माइनस vb, यही करते थे ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं लिखूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू गैसेस, ये लिख रही हूँ मैं, तो इसको देखिए v4 नोट vg है, ये v4 रॉकेट की वेलोसिटी v, और ये है गैसेस के वेलोसिटी, तो इसको vg ही लिख लीजिए। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे v वेलोसिटी फॉर रॉकेट माइनस वेलोसिटी फॉर गैसेस, यही लिखोगे। और यहाँ पे आप देखिए जो v है आपके पास vv, और ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ गैसेस है ये नेगेटिव रहेगा, ये माइनस vg हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ गैसेस को हम v लिख लेंगे और वेलोसिटी ऑफ रॉकेट को हम v लिख लेंगे, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, vg। तो इसको हम क्या पुट कर देंगे, माइनस u पुट कर देंगे, ठीक है, अपनी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए। तो सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा, इसमें अगर आप पुट करोगे m dv इज इक्वल टू, ये देखिए ये dm है और dm के साथ में इसको हम क्या पुट कर देंगे, माइनस u, तो ये हो गया m dv इज इक्वल टू माइनस u dm। ये चीज समझ आई, कोई डाउट किसी को? किसी को भी आवाज नहीं आ रही क्या? सॉरी बेटा, माइक थोड़ा नीचे चला गया था। अभी भी नहीं आ रही, वॉइस क्लियर नहीं है? अभी भी आ रही है? अब वॉइस क्लियर है? ओके, बस बेटा लास्ट रह गया है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को दोनों तरफ क्या कर देंगे, नहीं करने की जरूरत है। देखिए यहाँ पे dv को आप क्या लिख सकते हो, अगर इस m को अगर यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में ले जाओ तो ये हो जाएगा सिंपली u dm बाई m। ये क्लियर है? तो यहाँ से देखें, जब आपके पास t कितना है, 0 है, t जब 0 है तो आपके पास m कितना था, m नोट के इक्वल था, याद है ना फर्स्ट वाली कंडीशन। तो व्हेन t इक्वल टू 0, m आपके पास कितना था, m नोट के इक्वल था, ठीक है। जब और v कितना था आपके पास, v नोट था। जब t इक्वल टू t था उस टाइम पे m आपके पास कितना था, m, और v आपके पास कितना था, v। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, dv का भी इंटीग्रेशन करेंगे और माइनस u dm बाई m का भी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखिए dv की जो है मतलब वेलोसिटी का इंटीग्रेशन, तो वेलोसिटी में आपके पास लिमिट्स, वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, v नोट से v, तो ये हम लिखेंगे v नोट से v, क्योंकि ये हायर वेलोसिटी है, ये लोअर वेलोसिटी है। और यहाँ से मास का भी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो मास कैसे चेंज हो रहा है, m नोट से m। ये क्लियर, कोई डाउट किसी को? बस अब हमें सिंपली इंटीग्रेशन करना है। तो आपको इंटीग्रेशन में पता होना चाहिए कि dv का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, v बन जाएगा dv का इंटीग्रेशन। तो dv का इंटीग्रेशन बन गया हमारे पास v, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, v नोट से v, और ये माइनस u को कॉमन ले लीजिए। ये आपके पास देखिए इंटीग्रेशन है किसका, 1 बाय, ये देखिए मैं इसको यहाँ पे सोल्व करके दिखाती हूँ, 1 बाय m इंटू dm। देखिए बेटा मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन करोगे जब 1 बाई एक्स dx का, तो वो क्या आएगा, नेचुरल लॉग, देखिए l फॉर लॉग, n फॉर नेचुरल, तो नेचुरल लॉग x आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1 ओवर m, तो ये 1 ओवर m का जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग m आ जाएगा आपके पास, और dm से ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये आपके पास सिंपल आ जाएगा क्या, नेचुरल लॉग L से log, n से नेचुरल, नेचुरल log m, और लिमिट्स क्या रहेंगी, लिमिट्स आपके पास रहेंगी m नोट से m। इसमें किसी को कोई डाउट? वॉइस क्लियर है बेटा? अब तो वॉइस लो नहीं है, अब तो वॉइस तो लो नहीं होनी चाहिए, अब तो वॉइस क्लियर है। अब देखिए हम क्या करेंगे, सिंपली लिमिट्स पुट करेंगे। लिमिट्स क्या होंगी, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v में एक बार v पुट करोगे, एक बार v में अपर लिमिट तो हमने v पुट कर दी, माइनस एक बार v की जगह क्या पुट करोगे, v नोट पुट करोगे, क्लियर। और ये आपके पास क्या आ गया, माइनस u। अब यहाँ पे देखिए ये है नेचुरल लॉग एक बार m माइनस नेचुरल लॉग एक बार m नोट, मतलब m की जगह एक बार आपने अपर लिमिट रखी माइनस लोअर लिमिट रखी, क्लियर। बस हमें कुछ नहीं करना। अब ये देखिए आपने
अगर याद किया हो तो आपके पास log a माइनस बी का फॉर्मूला, ये है log a, ये है log b, तो ये log a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, क्या होता है, ये मैं आपको बता दूं, log a माइनस बी का फॉर्मूला होता है log a बाई बी। तो ये आपके पास कुछ वैसे ही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, बस सिंपली फॉर्मूला लगा देंगे माइनस यू और ये नेचुरल log a बाई बी। ये देखिए log से डरना नहीं है, ये v माइनस वी नोट और ये आपके पास होगा माइनस यू नेचुरल log a बाई बी, ये आपके पास आ गया। क्लियर है बेटा? अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, वी नोट को इधर ले जाइए, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। देखिए अगर हमें इस माइनस को अगर यहाँ से नेग्लेक्ट करना हो, डिस्कार्ड करना हो, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये माइनस प्लस में बन जाएगा और यहाँ पे हम क्या आ जाएगा, एम नोट न्यूमरेटर में आ जाएगा और एम डिनोमिनेटर में, तो ये माइनस आता माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया v माइनस वी नोट। ये याद है ना, पता समझ आ गया, यहाँ पे माइनस था, माइनस को डिस्कार्ड करने के लिए मैंने क्या कर दिया, इनको एम नोट को न्यूमरेटर में ले दिया, इसको डिनोमिनेटर में ले दिया, तो माइनस साइन से माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ से v से क्या आ जाएगा, वी नोट शिफ्ट कर जाएगा, वी नोट प्लस यू नेचुरल लॉग एम नोट बाई एम। ये क्लियर है बेटा, किसी को कोई भी प्रॉब्लम? अब देखिए नेचुरल लॉग को सिंपली log टू द बेस 10 में, समझिए बात को, नेचुरल लॉग है ये, नेचुरल लॉग को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यू नोट, सॉरी दिस इज वी नोट प्लस यू, ये आपके पास नेचुरल लॉग था, नेचुरल लॉग को हम log टू द बेस 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, नोट हम लोग नेचुरली हम log टू द बेस 10 ही लेते हैं, तो log टू द बेस 10 m नोट बाई m, तो इस नेचुरल log को log टू द बेस 10 में चेंज करने के लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये आपके पास हो जाएगा 2.303 से क्या कर देते हैं, अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, log 10 में। हमने क्या किया फिर से देख लीजिए, अब देखें दिस इक्वेशन, यहाँ पे ही इसी इक्वेशन में हम देख लें कि इनिशियल में जब टाइम कितना है, t इक्वल टू 0 है, तो v नोट कितना था 0, तो यहाँ से हम इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, v कितना आ गया हमारे पास, u प्लस नेचुरल लॉग m नोट बाई m। तो मैंने आपको बताया कि जब नेचुरल log को हम log टू द बेस 10 में जब कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये आपका नेचुरल log किस में कन्वर्ट हो गया, log टू द बेस 10 में, मतलब log के बेस में क्या आ गया 10 और मल्टीप्लाई किससे हो गया 2.303 से। इसमें किसी को कोई डाउट, क्योंकि आप मेडिकल स्टूडेंट्स हो, थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो सकता है, तो हमने क्या किया, सिर्फ नेचुरल log को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई किया है, 2.303 से, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ याद रखना है, ठीक है। ये नेचुरल log था, n फॉर नेचुरल, l फॉर log, ठीक है, जहाँ पे ln को आपको log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो वहाँ पे 2.303 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास इक्वेशन फाइनली क्या बन गई, वेलोसिटी जो है वो आपके पास क्या बन गई, v इज इक्वल टू द, ये बन गया था आपके पास 2.303 u log to the base 10 m नोट ओवर m। ठीक है बेटा, तो v वेलोसिटी है रॉकेट की, जो टाइम के साथ क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी, क्योंकि टाइम के साथ मास क्या करता जाएगा, डिक्रीज करेगा, मास डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्लियर बेटा, कोई डाउट तो नहीं? नो, बस तो ठीक है, हो गया हमारे पास, बस थोड़ा सा और बाकी है हमें एक स्पीड पढ़नी है, बर्न आउट स्पीड, ठीक है, कि बर्न आउट स्पीड क्या होगी, जो आपकी गैसेस जो बर्न हो रही हैं और बर्न होने से जो मास कम हो रहा है रॉकेट का, तो रॉकेट के मास कम होने की वजह से क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। ठीक है बेटा, तो हमें यहाँ पे स्टडी करनी है बर्न्ड आउट स्पीड। बर्न्ड आउट स्पीड का मतलब क्या है, बर्न्ड आउट स्पीड किसकी है, रॉकेट की, is the speed attained by the rocket when whole of the fuel is
whole of the fuel of the rocket has been burnt. देखिए समझे, सपोज टोटल मास कितना है m, इस m में m डैश मास किसका है, फ्यूल का, और बाकी जो है वो क्या रह गया, रॉकेट के जो कंटेनर्स वगैरह हैं उनका मास, ठीक है। तो अगर ये पूरा ही m डैश जो मास फ्यूल है, वो फ्यूल पूरा ही बर्नट आउट हो चुका है, तो अब तो ये रॉकेट के अंदर जस्ट किसका मास रह गया है, वो कंटेनर्स का मास रह गया है, ठीक है। तो इस टाइम पे जो रॉकेट की स्पीड होगी, जब पूरा का पूरा फ्यूल बर्न हो चुका है, उस टाइम पे जो स्पीड ऑफ द रॉकेट है इज नोन एज बर्नट आउट स्पीड, is defined as the speed of the rocket when whole of the fuel of the rocket has been burnt out. तो इस टाइम पे स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी, मास क्या होगा, मिनिमम होगा। ये चीज समझ आई आपको? कोई डाउट है किसी को? बस बेटा खत्म हो गया, आप भी कंफ्यूज हो रहे हो ये तो समझे, मैं भी तो लगी हुई हूँ। नेक्स्ट क्लास 11 बजे है, उसका टाइम जो बीच में ब्रेकफास्ट वगैरह करने का टाइम था वो आप लोगों को दे रही हूँ। बस खत्म हो गया, ये टॉपिक तो बीच में छोड़ेंगे तो आप ही लोगों के लिए प्रॉब्लम है। अब देखिए जो बर्नट आउट स्पीड है उसको हम VB से लिखेंगे और वो किसके इक्वल होगी, सेम यही होगी, बस हम यहाँ पे V था, अब इसको बर्नट आउट स्पीड VB से लिख देंगे, एंड दिस इज इक्वल टू 2.303 U log to the base 10 एंड दिस इज m नॉट बाई mr। अब देखिए ये जो मास है ना mr, इसको लिखेंगे मास ऑफ रेजिड्यूअल मास, मतलब बर्नट आउट स्पीड होने के बाद जो मास रह गया है वो, ये था टोटल मास, मतलब जिसमें कंटेनर का भी मास था प्लस फ्यूल का भी मास था, ये क्या है, ये mr मतलब मास ऑफ रेजिड्यूअल, ठीक है। जो रेजिड्यूअल मास रह गया है दैट इज एम्प्टी कंटेनर, ठीक है, वो है। तो बस ये आपको क्या करना है, यहाँ पे V को VB बनाना है और M को MR बनाना है। कोई डाउट? ओके, बस छोटा सा टॉपिक और, छोटा सा टॉपिक और कुछ नहीं है, बस ये है अप थ्रस्ट, एक डेफिनेशन है बस, अप थ्रस्ट ऑन द रॉकेट, कि जब रॉकेट फ्लाइट लेता है तो उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक थ्रस्ट लगता है, थ्रस्ट का मतलब है फोर्स, और कौन सी डायरेक्शन में, अप डायरेक्शन में, तो उसको बोलते हैं अप थ्रस्ट ऑन द रॉकेट। रॉकेट के ऊपर जब तक अप थ्रस्ट नहीं लगेगा वो फ्लाइट नहीं लेगा, तो फ्लाइट कराने के लिए, उसके प्रोपल्शन के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, अप थ्रस्ट लगाना पड़ेगा। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो अप थ्रस्ट क्या है, इट इज द फोर्स विद विच द रॉकेट मूव्स अपवर्ड, कि ये फोर्स लगाने की वजह से ही रॉकेट का मूवमेंट क्या होता है, अपवर्ड होता है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, अप थ्रस्ट की कितना इस पे हमने अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया, जिसकी वजह से दिस रॉकेट हैज टेकन द फ्लाइट इन वर्टिकल डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, याद कीजिए हमारे पास इक्वेशन आई थी mdv इज इक्वल टू माइनस udm आई थी, यहाँ पे हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, dt से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। dt से डिवाइड करोगे तो ये याद रखो, ये क्या बनेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को यू कैन राइट एक्सेलरेशन, और ये क्या हो गया, माइनस यू dm बाई dt, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू माइनस यू dm बाई dt, और ये फोर्स ही है वही क्या है, अप थ्रस्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया था थ्रस्ट क्या है, फोर्स, फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इज नोन एज अप थ्रस्ट। तो ये हो गया फोर्स एंड दिस इज इक्वल टू माइनस यू ओवर dm। ये नेगेटिव साइन यहाँ पे क्यों है, नेगेटिव साइन इसलिए है बेटा क्योंकि जो अप थ्रस्ट है वो केस में है आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में है, और जो गैसेस है, एस्केपिंग गैसेस, जो फ्यूल के बर्न आउट करने की वजह से जो निकल रही हैं, उनका मोशन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।